देखो ये सम नंबर हम लोगों का 94 है और ये 2016 के एग्जाम में आया है बीकॉम में। ठीक है, सैलरी के सम को करेंगे कैसे? सैलरी के सम में हम लोग सबसे पहले जो टेबल है वो बनाएंगे। पहला सम करो, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, इसमें बहुत सारा वर्किंग्स होता है, धीरे धीरे एक एक चीज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। तो सबसे पहले ये हेडिंग लिखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस श्रुति चोमल फॉर प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021। ये पूरा प्रेजेंटेशन है, हम हर सम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस सम में लिख रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम। इसमें सम अब पढ़ो। सम हम लोगों को दिया है, from the following details find out the income from salary of Mrs. Shruti Chomal, an employee of a private sector company for the assessment year 2021। बेसिक सैलरी है, डीए है, आगे बहुत कुछ है। पूरा सम पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे जैसे देता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। सबसे पहले है बेसिक सैलरी, तो जो जो चीज हम लोग का इनकम है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, क्योंकि इनकम पे ही टैक्स लगता है, तो सारा इनकम को पर्टिकुलर्स में लिखते जाएंगे। बेसिक सैलरी भी हम लोग का इनकम है, वो लिखेंगे। बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ, तो 40,000 अगर एक महीने में मिलता है तो 12 महीने में कितना, 4,80,000। उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद है डीए। डीए भी हम लोग को मिल रहा है, तो डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डीए कितना है, 25% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 4,80,000, तो उसका 25% मतलब 1,20,000। उसके बाद क्या लिखा है, मिसेस सी contributes 12% of salary to a recognized provident fund and her employer also contributes the same amount। हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि मेरा सैलरी तो 20,000 है, पर कट कुट के मेरे को 15,000 मिलता है। ये क्या कट जाता है मेरे सैलरी से? मेरे सैलरी से पीएफ कट जाता है, प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या है, जैसे सोचो हम किसी कंपनी में काम करते हैं 20,000 सैलरी पे, वो क्या करता है, मेरे सैलरी से 5,000 रुपया काट लेता है और मेरे नाम पे कंपनी ही सेविंग करता है। ये कंपलसरी है सारे कंपनी को करना, एक्ट में लिखा हुआ है लॉ में कि हर एम्प्लॉय का ये करना पड़ेगा। जैसा सैलरी उतना हिसाब से पीएफ कटता है। तो बेसिकली अगर मेरा सैलरी 20,000 है तो 5,000 रुपया हम कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब मेरे सैलरी से कट कर उस बॉक्स में जमा हो जाएगा, और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट 5,000 अपने पॉकेट से लगाता है। हिसाब से देखा जाए तो मेरा सैलरी 25,000 है, 20,000 मेरे को बोला जाता है, 5,000 मेरे सैलरी से ही काट कर जमा कर देता है, और 5,000 एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मेरा बॉस, वो भी 5,000 जमा करता है। ठीक है, तो इस तरह 5,000 हम डाल रहे हैं, 5,000 एम्प्लॉयर डाल रहा है, दोनों जन का 10,000 पर मंथ करके जमा हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर
या जब भी मेरे को जॉब छोड़ने का मन है या कभी भी मेरे को पैसा उठाने का मन है तो हम वो पैसा उठा सकते हैं। बहुत जन बोलता है कि सर मेरे को बहुत पैसे की जरूरत है, आप मेरा प्रोविडेंट फंड से मेरे को पैसा दे सकते हैं। तो बॉस बोलता है ठीक है, तो हमको जब मन हम अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम कितना डालते थे, मेरा एम्प्लॉयर कितना डालता था। अब प्रोविडेंट फंड का नाम होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऐसा बहुत सारा नाम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टैक्स के हिसाब से। तो ये जो सी थी, ये जो श्रुति थी, ये अपने सैलरी का 12% जाके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करती थी और एम्प्लॉयर भी जमा करता था। तुम लोग अपना प्रोविजन देख लेना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर, उसमें उस प्रोविजन में हम क्लियरली लिखवाए हैं कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जब हम लोग आरपीएफ वाला अपना पेज खोलो तब तुम लोग को समझ में आएगा हम क्या टॉपिक पे बोल रहे हैं। तुम लोग को जो लिखवाए हैं उसी से हम रीड कर रहे हैं। देखो 11 नंबर में हम लिखवाए हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उसमें 11 नंबर में हम पर्टिकुलर्स आरपीएफ, यूआरपीएफ सारा का सेक्टर बनाए। हम लिखे हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर हम लोग अपने सैलरी का 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोगों का वो टैक्सेबल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले लिखो। वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम पहले लिखे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12% ऑफ सैलरी। एक चीज ध्यान से देखो, आरपीएफ में ये जो हम लोग लिखा है 12% ऑफ सैलरी, इस सैलरी का मतलब क्या है। हर चीज में सैलरी का अपना डेफिनेशन है। सैलरी का मतलब हर वक्त बेसिक सैलरी नहीं होता है। जहां पे हम लोग बेसिक सैलरी चाहता था वहां पे लिख के दे दिया था कि डीए में लिखा था, क्लियरली लिख दिया था 25% ऑफ बेसिक सैलरी, तब तो हम लोग सीधे बेसिक सैलरी का 25% दे दिए। पर अगर लिखेगा सिर्फ सैलरी, तो सैलरी का डेफिनेशन हर चीज में अलग अलग है, ये लर्न रखना पड़ेगा। वहां पे शायद हम लिखवाए नहीं है पीएफ में सैलरी का मतलब क्या है, तो जाके वहां पे लिख दो 11 नंबर में। 11 नंबर में हम प्रोविडेंट फंड का हेडिंग दिए हैं, उसके बाद हम वो सीधे खत्म करके वीआरएस शुरू कर दिए। प्रोविडेंट फंड में ही लिख दो सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और ये जो हम लोग सैलरी निकालेंगे ये पूरा एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़कर वर्किंग्स के पेज में जाओ और वर्किंग्स के पेज में सारा चीज लिखो। आरपीएफ में सैलरी का मतलब क्या है। तो आरपीएफ में जो सैलरी वर्ड है उसका मतलब है 6 लाख। तो वो कितना कंट्रीब्यूट किया है, 12% ऑफ 6 लाख। मैम।
तो बेसिकली हम लोग क्लियर रूल्स में लिखवाए हैं कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 12% इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता तब वो टैक्सेबल होता, मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट है, 12% तक मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम कंट्रीब्यूट कितना किए थे, सिर्फ 12% तक, इसलिए हम लिखे हैं वहां पर कि मेरा 72,000 हम कंट्रीब्यूट करते थे और 72,000 तक मेरा एग्जेम्प्ट है, तो मेरा इनकम बोलकर कुछ भी नहीं गया। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल है। अगर आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो जितना भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, मतलब वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये लिख लेंगे। उसके बाद है हम लोगों का इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द पीएफ एट द रेट 12% इज 36,000। बोल रहा है अब जो हम लोग पीएफ जमा करते हैं वो ऑब्वियसली घर पे तो जमा होता नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑफिस अपने पास ही रख के जमा करता रहेगा तो इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो ये जो पीएफ का अकाउंट खुलता है ये जाके जो कंपनी है वो एम्प्लॉय का बैंक में जाके अकाउंट खोलता है और उसमें जाके पैसा जमा करता है, तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता रहता है। तो इंटरेस्ट ये जो मिलता है ये इनकम है एम्प्लॉय का, और ये दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मिलता होगा। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर भी बैंक इंटरेस्ट देता होगा और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर भी देता होगा। तो दोनों जन 72,000 डाल रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता होगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलता है, 12,000 मिला है। और ये पूरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे बोला है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर जितना भी इंटरेस्ट जमा हुआ था 12% मिला था, जिसपे 36,000 इंटरेस्ट मिला है। तो इसके इंटरेस्ट के ऊपर भी हम रूल लिखे हैं, उसी पेज में जाओ प्रोविडेंट फंड वाले में, और हम क्लियर लिखे इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूट करे in excess of 9.5% per annum is taxable। अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है तो टैक्स लग जाएगा। तो वो कितना कंट्रीब्यूट किया है, 12%, तो ये हम लोग लिखेंगे। तो आरपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कितना, 12% है, 36,000। 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड हम लोग करेंगे। अगर 12% इंटरेस्ट मिल रहा था तो 36,000 मिल रहा था, तो 9.5% मिलता तो कितना मिलता। तुम लोग अपने वर्किंग्स के पेज में ही कंटिन्यू करो, नंबर 2 लिखकर। तो 28,500 तक हम लोग का एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 5 में, a rent free furnished house in Kolkata is provided by the employer। Employer pays rent of house 10,000 per month and cost of furniture provided is rupees 1 lakh। रेंट फ्री एकोमोडेशन हम एक बार समझा देते हैं ये होता क्या है। देखो अलाउंस में और परक्यूजिट में डिफरेंस क्या है।
अलाउंस जो होता है हमें कैश में मिलता है, और परक्यूजिट जो होता है हमें काइंड में मिलता है। मतलब एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग भाड़ा के घर में रहते हैं, एक रेंटेड घर में रहते हैं, और हम जो उसका रेंट भरते हैं वो पैसा हम खुद भरते हैं जाकर, और खाली मेरा एम्प्लॉयर मेरे को वो पैसा दे देता है। जैसे सोचो ये मेरा रेंटेड घर होता, तो हम इसका 10,000 रेंट दे रहे होते, तो हम 10,000 रेंट लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, और मेरा ऑफिस से मेरे को 10,000 रुपीज कैश मिल जाता है। ये हुआ हाउस रेंट अलाउंस। पर अगर ये भाड़ा का घर है, पर ये घर मेरा बॉस मेरे को दिया है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं कंपनी की तरफ से घर मिला है, तो वो कंपनी मेरे को घर, ये घर कंपनी ही रहने के लिए दे दिया है, तो हमको कुछ किसी को रेंट नहीं देना पड़ रहा है, कंपनी का ये घर है, कंपनी मेरे को जब जॉब में रखा तो मेरे पोजीशन के हिसाब से मेरे को ये घर दे दिया, तो हम इसको बोलेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम घर में रह रहे हैं पर रेंट फ्री है, हमको कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, कंपनी का दिया हुआ घर में हम रहते हैं। तो ये परक्यूजिट है, मेरे को घर मिल गया। वो अलाउंस है, मेरे को भाड़ा मिल जाता है। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा अगर तुम लोग को डिफरेंस बोले तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हम जो ऑफिस आना जाना करते हैं, जो मेरा गाड़ी भाड़ा लगता है वो ऑफिस से मेरे को मिल जाता है, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। परक्यूजिट क्या होता है? मोटर कार परक्यूजिट, मेरे को कंपनी की तरफ से कार ही मिल गया है, मतलब पूरा सामान ही मिल जाना इस परक्यूजिट, और हम जो खर्च करते हैं कंपनी से मेरे को पैसा मिल जाता है, दैट इज अलाउंस। तो मतलब तो क्लियर है। तो सबका रूल्स भी अलग है। यहाँ दिया रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब हम लोगों को कंपनी की तरफ से घर मिल गया है। अब अगर हम लोग को कंपनी की तरफ से घर मिल गया है, तो दो बात हो सकता है, या तो वो कंपनी का खरीदा हुआ घर होगा, या तो कंपनी उसको खुद भाड़ा में लेकर मेरे को दिया है। अगर तो दोनों का रूल अलग है। अगर कंपनी का वो भाड़ा का घर था, मतलब कंपनी का वो खरीदा हुआ घर नहीं था, कंपनी खुद भाड़ा में ये घर लेके मेरे को दे दिया है, तो इसका रेंट कौन भरता होगा? कंपनी। ये एक चीज हो सकता है। दूसरा होता है ये कंपनी का खरीदा हुआ घर है, और कंपनी मेरे को सिर्फ रहने के लिए दिया है, ठीक है। तो हम रूल, इसका भी हम आरएफए बोलकर रूल लिखवाए हैं, उस पेज में जाओ और उस पेज में जाकर देखो आरएफए में हम क्या लिखे हैं। आरएफए में हम लिखे हैं कि अगर ये घर कंपनी का खरीदा हुआ है तो मेरे को, मेरे हाथ में टैक्स कैसे लगेगा? अगर कंपनी का खरीदा हुआ है ये घर, तो जिस सिटी में मिला है उस सिटी का पॉपुलेशन देखना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे को घर कोलकाता में मिला है, तो कोलकाता का पॉपुलेशन कितना है? 25 लाख से ज्यादा। तो रूल लिखा हुआ है, जिस भी कंपनी में मिला है उस कंपनी का पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है, तो मेरे सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। जिस सिटी में मेरे को घर मिला है उसका पॉपुलेशन अगर 10 लाख से 25 लाख तक है, तो मेरे सैलरी का 10% टैक्सेबल हो जाएगा। और जिस सिटी में घर मिला है उस सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है, तो मेरे सैलरी का 15% टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात है। और अगर भाड़ा में मिला है तो कंपनी जो रेंट पे करती है वो रेंट, या फिर मेरे सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। तो अब हम लोग अपने सम में आते हैं, रियल में वो घर था कैसा। वो एक रेंट फ्री हाउस था, रेंट फ्री एकोमोडेशन का घर था, और कोलकाता में था। और वो घर मेरे को कौन दिया? एम्प्लॉयर दिया। एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ हाउस 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर उस घर का रेंट भरता है 10,000 पर मंथ। मतलब डेफिनेटली वो घर एम्प्लॉयर का भी खरीदा हुआ नहीं था, वो भाड़ा में लेकर मेरे को दिया है, तो ये टैक्सेबल तो होगा, पर कितना लिखो। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन को आरएफए। तुम लोग एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। तो आरएफए में टैक्सेबल कैसे होता है इसके लिए वर्किंग्स में जाके करेंगे, मेन सम में वर्किंग्स मत घुसाना, सम गंदा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
हम ER लिखते हैं एम्प्लॉयर को, तो ये जो RFA इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये हम तुम लोग के याद के लिए लिखवाए हैं। तो इसमें टैक्स कैसे लगेगा, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। दोनों में जो छोटा होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, मतलब दोनों में जो छोटा होगा उतना मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 1,20,000, और सैलरी, सैलरी का यहाँ पे अगेन लिखा है 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब सब कुछ है, बेसिक बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस लीव सैलरी, सब कुछ हम डेफिनेशन लिखवाए हैं। इसमें और कुछ है नहीं, इसलिए हम अगेन सिर्फ बेसिक प्लस DA ही लिए, इसमें कमीशन बोनस लीव सैलरी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इस सम में बेसिक सैलरी प्लस DA लिए हैं, दैट इज 6 लाख। 6 लाख का 15%। दोनों में लोअर कौन सा है, 90,000, तो 90,000 तो टैक्सेबल होगा। अब बात होता है वो जो घर दिया है वो फर्निश्ड दिया है कि अनफर्निश्ड दिया है, मतलब मेरे को फर्नीचर AC ये सब सबके साथ सेट करके घर दिया है, या सिर्फ खाली एम्प्टी एक घर दे दिया है। ये भी बात सम ही इन्फॉर्म करता है। ये सब में क्लियर लिख रहा है कि उसको एक फर्नीचर भी दिया था, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इज 1 लाख। तो पहला बात क्या है, हम लोगों को एक घर दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो पहले जानना जरूरी है वो कंपनी का खरीदा हुआ घर है कि कंपनी का खुद भी खरीदा हुआ घर नहीं है, वो भाड़ा में लेकर दिया है। इस सम के हिसाब से हम लोगों को कंपनी भाड़ा में लेकर घर दिया है। तो खुद से दूसरा क्वेश्चन पूछो, फर्निश्ड घर दिया है या अनफर्निश्ड घर दिया है। इस सम के हिसाब से फर्निश्ड घर दिया है, मेरे को फर्नीचर के साथ दिया है। तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछो, वो जो फर्नीचर दिया है वो खरीद कर दिया है या उसको भी भाड़ा में लेकर दिया है। तो सब में देखो क्लियर बता रहे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर जो दिया है वो खरीद कर दिया है। तो अगर खरीद कर दिया है तो टैक्स कैसे लगेगा, तो टैक्स ऐसे लगेगा कि 10% ऑफ वैल्यू कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज टैक्सेबल, 10%। तो ये 90,000 तो लगेगा, प्लस फर्नीचर का भी वैल्यू लग जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी लगेगा 10% ऑफ 1 लाख, मतलब 10,000। तो टोटल उसको बेनिफिट कितना का मिल रहा है, 1 लाख का, तो टैक्स लग जाएगा 1 लाख। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट आइटम दिया है 6 में, मेडिकल मेडिकल बिल्स फॉर प्राइवेट चेकअप रीइम्बर्स्ड। रीइम्बर्स्ड का मतलब होता है कहीं से भी खर्चा करके आए और कंपनी से पैसा ले लिए, इसको बोलते हैं कंपनी मेरे को रीइम्बर्स कर देती है। मतलब हम कहीं पे कोई भी खर्च करके आते हैं, कंपनी मेरे को पैसा दे देती है। तो मेडिकल बिल था कुछ प्राइवेट चेकअप के लिए, वो कंपनी मेरे को पैसा दे दी, तो इसलिए वो पूरा टैक्सेबल हो गया। ये सब जिसके ऊपर हम कोई रूल नहीं लिखा है वो फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद क्या दिया है, शी इज प्रोवाइडेड विथ अ 1200 cc कार
which she uses for both official and private purpose. Car is owned by the employer and all the expenses are borne by the employer. इसको वही जो हम बोल रहे थे परक्यूजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, हम लोगों को कंपनी की तरफ से एक कार मिला है जो वो यूज करती है ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए। कार एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ है और उसका सारा एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ही बियर करता है। तो वो वाला पोर्शन निकालो जिसमें हम मोटर कार से रिलेटेड रूल्स लिखवाए थे, मोटर कार हेडिंग दिए थे। देखो, जब भी हम लोग को कंपनी की तरफ से मोटर कार मिलेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसको खरीदा किसने है, एम्प्लॉयर ने खरीदा है। उसको मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, बड़ा कार है कि छोटा कार है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कार बड़ा है या छोटा है? बड़ा कार कहते हैं जो 1.6 लीटर से ज्यादा होता है, मतलब 1.6 लीटर होते ही वो बड़ा कार हो जाता है। और 1.6 लीटर से कम लीटर के कार को छोटा कार कहते हैं। 1.6 लीटर का मतलब होता है 1600 सीसी। और इसको और भी एक चीज कहते हैं, 1.6 लीटर के कार को 20 एचपी भी कहते हैं। हम ये सारा लैंग्वेज बहुत क्लियरली लिखवा दिए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अगर जो मेरा कार है वो खरीदा भी एम्प्लॉयर है, उसको मेंटेन भी एम्प्लॉयर ही करता है। मतलब मेंटेन मतलब जो कार के ऊपर मेंटेनेंस में खर्च होता है वो खर्च भी एम्प्लॉयर ही करता है। तो 1800 पर मंथ, 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अगर छोटा कार है तो छोटा कार है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बड़ा कार है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा बात है, अगर कार को खरीदा एम्प्लॉयर है पर मेंटेन एम्प्लॉय करता है तो, और छोटा कार है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। बड़ा कार है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमेशा काम का बात क्या है, पहले देखना खरीदा कौन है। खरीदा अगर एम्प्लॉयर है तो फिर देखना कि उसको मेंटेन कौन करता है। तो हम लोग के सम में आओ, हम लोग के सब में आओ, इसमें क्लियरली बोल रहा है कि उसको एक 1200 सीसी का कार मिला है, मतलब छोटा कार मिला है। दूसरा, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार खरीदा कौन है, एम्प्लॉयर। ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सारा खर्चा भी कौन उठाता है, एम्प्लॉयर। तो ये हम लोग ऊपर वाले लाइन में जो पहली बार में लिखा था कि खरीदा भी एम्प्लॉयर है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है और छोटा कार है, मतलब 1800 पर मंथ उसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे। पीवी का मतलब होता है परक्यूजिट वैल्यू, परक्यूजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार कितना है, 1800 पर मंथ, इन 1800 इंटू 12। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल टैक्स हम लोग इतना पर मंथ देता है, एम्प्लॉयर देता है। प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर दो बात होता है, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर देता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, एम्प्लॉय खुद देता है तो वो लेस करने मिल जाता है। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि मेरा प्रोफेशनल टैक्स मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो मेरा रुपया बच रहा है, मतलब इनकम हुआ। ये सब ऐड करके क्या आएगा, 750660।
एक बात याद रहे, जितना प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है उतना ही प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय भी पे करता है। तो एम्प्लॉय पर जो पे करता है वो लेस करने मिल जाता है, और सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हम लोग को 16 सबसेक्शन 1A में। तो वही सेक्शन यहाँ लाना पड़ेगा वरना मार्क्स डिडक्ट होगा। तो 50,000 हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब ये इलस्ट्रेशन 93 है और ये 2015 में आया है। लिखा है मिस्टर सेन, द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। Net salary after deduction of TDS and own contribution to RPF and P tax। बोल रहा है ये 2,50,000 नेट सैलरी है, पर हमेशा याद रहे टैक्स ग्रॉस सैलरी पे लगता है, नेट सैलरी पे नहीं। कुछ भी उससे लेस नहीं हुआ हुआ रहना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ जितना उसमें टीडीएस ये सब कटा है सब ऐड करके लिखेंगे सैलरी।